सो गुड मॉर्निंग, दिस इज थर्ड डीपीपी ऑफ मैग्नेटिज्म एंड मैटर। ठीक है, इस डीपीपी को स्टार्ट करने से पहले हमारे पास कौन सा नॉलेज होना चाहिए? हमारे पास एंगल ऑफ डीप का टोटल नॉलेज होना चाहिए, एपरेंट एंगल ऑफ डीप का नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट जो होता है तो उसका टाइम पीरियड निकालने का नॉलेज और डेरिवेशन होना चाहिए, जो पिछले वाले लेक्चर्स में हमने ऑलरेडी किया। सो सवालों से डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज एंगल ऑफ डीप इज 90 डिग्री। एंगल ऑफ डीप कितना है? 90 डिग्री। क्या फॉर्मूला एंगल ऑफ डीप का? tan थीटा इज इक्वल टू bv अपॉन bh। एंगल ऑफ डीप जो है वो 90 डिग्री है, तो बताओ वो 90 डिग्री कहाँ पे आएगा? पोल पे आएगा, मिडल पॉइंट पे, या नन ऑफ? पहली बात तो नन ऑफ दिस ऑप्शन है ही, तो हमें ढूंढना पड़ेगा कहाँ पे आएगा। ठीक है, अब पहली बात ढूंढते हैं कि इस डायग्राम को बना लेते हैं अगर हमें पता नहीं तो। ये है मैग्नेटिक मेरिडियन, सबको याद होगा, दिस इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, तो यहाँ जो होता है वो होता है जियोग्राफिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन और जियोग्राफिक मेरिडियन, ये जो होता है यहाँ हमें एपरेंट एंगल मिलेगा, इसको हम अल्फा नाम दे सकते हैं, या यहाँ पे थीटा नाम दे देते हैं, जो कि हमारा क्या आएगा? एंगल ऑफ डीप। एंगल ऑफ डीप का क्या फॉर्मूला? tan थीटा bv अपॉन bh। ये वाली जो लाइन है ये बताती है हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड, और नीचे वाली लाइन जो है वो क्या बताती है? वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैं यहीं पे अर्थ को ड्रॉ करने की कोशिश करूं, भले ही थोड़ी टेढ़ी आ जाएगी, ये अर्थ अगर है तो क्या ये वर्टिकल कंपोनेंट के आसपास नहीं आ रहा? वर्टिकल, तो बताओ जब 90 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे तो वो कहाँ मिलेगा? यहाँ क्या होता है इस लाइन में? पोल्स। यहाँ क्या मिल जाएंगे आपको? पोल्स। याद रखना, एंगल ऑफ डीप जब 90 डिग्री होता है, एंगल ऑफ डीप जब 90 डिग्री होता है तो एंगल ऑफ डीप 90 डिग्री कहाँ पे मिलेगा? केवल और केवल पोल्स। अब लो ना, एंगल ऑफ डिग्री मानो 30, 45, 60, 70, 90 यहाँ पे मिलेगा। तो ये यहाँ कौन सा कंपोनेंट है? वर्टिकल। ये कौन सा कंपोनेंट है? वर्टिकल। अगर ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है तो वर्टिकल कंपोनेंट कहाँ मिलेगा आपको? पोल्स पे, यहाँ पे, और यही वर्टिकल कंपोनेंट है। अगर इस पे भी नहीं समझे तो आप और थोड़ा डिटेल देखो। पहले अर्थ निकालो, ये आपकी अर्थ, ये मानो नॉर्थ पोल है, ये क्या है? साउथ पोल। तो यहाँ से जो निकलने वाली फ्लक्स है, ये फ्लक्स है। तो मैं अगर इसको थोड़ा सीधा कर दूं, इस लाइन को मैं क्या मान लू? सीधा, तो ये क्या हो गई आपकी? मैग्नेटिक मेरिडियन। और यहाँ जो एंगल मिलने वाला है वो क्या? एंगल ऑफ डीप। तो अगर मैं एंगल ऑफ डीप को पूरा 90 डिग्री करूं तो ये कौन सा कंपोनेंट बनेगा? ईबी। और ये कौन सा कंपोनेंट बनेगा? तो बताओ कि आपका जो पोल्स होता है वहां पे आपको क्या मिलता है? डीप एंगल लगभग 90 डिग्री। अगर यहाँ से डीप एंगल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ बनाया गया एंगल, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ अगर मैं 90 डिग्री एंगल बनाऊं तो वो किस पे जाएगा? पोल्स पे। तो एंगल ऑफ डीप 90 डिग्री का है, लगभग पोल। 100% नहीं बोल, क्या बोल रहा हूँ? लगभग पोल। ठीक है, याद। नेक्स्ट सवाल। A certain place, at certain place, horizontal component of Earth magnetic field is root 3 times its vertical component. Find angle of deep. Angle of deep निकालने को कहा गया। अब यहाँ पे क्या क्या बातें होती है? They are talking about horizontal component. They are talking about the vertical component. They are talking about some angles और 3 times integral multiple layers का multiple layer. तो हमारे यहाँ पे ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट आता है और सवाल में पूछा गया कि एंगल बताओ? वेरी गुड, एंगल ऑफ डीप। एंगल ऑफ डीप, व्हाट इज एंगल ऑफ डीप? अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ बनाया गया एंगल। अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के कोई भी पॉइंट पे जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है उससे बनाया गया एंगल, इस एंगल को क्या बोलते हैं हम? एंगल ऑफ डीप। ये बात है। एंगल ऑफ डीप मतलब वो वहां निडल ले जाती है, निडल कितना एंगल बनाएगी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स के साथ, वो एंगल और यहाँ का एंगल सेम आएगा। और ये सबसे हॉट टॉपिक है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? tan थीटा डाल देंगे यहाँ पे, tan थीटा इज इक्वल टू bv अपॉन, और फिर से शांति से स्टेटमेंट होगा। एट सर्टेन प्लेस, कोई एक जगह पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मतलब BH इज रूट 3 टाइम, वो कितने गुना है?
√3 गुना वर्टिकल कंपोनेंट, और वर्टिकल कंपोनेंट का नाम क्या है, फिर से पढ़ो, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज √3 टाइम्स ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट। मतलब मुझे BH की वैल्यू क्या डालनी है, √3, तो यही डाल देते हैं, BV इज इक्वल टू √3 BV। ये चला गया। अब आप मुझे बताओ tan 1/√3 कितना है, 30 डिग्री, 30 डिग्री। और 30 डिग्री तो अगर हो सकता है कि ये ऑप्शन ना है, तो यहाँ π/6 भी लिखा होगा, तो 30 डिग्री लो या π/6। तो प्रॉब्लम तो आ गया आपको, लेकिन फॉर्मूला याद करने की टेक्निक से हो सकता है इस प्रॉब्लम को उल्टा दे दिया, अलग तरीके से दे दिया कि आपका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो कितने गुना है, √3 गुना ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ऐसे भी दे सकता है, हमें उसमें से कोई डरने की बात नहीं, एक ही फॉर्मूला हो सकता है कि यूर वर्टिकल कंपोनेंट, एक बार ही छाप लो, फिर इसी सवाल को हम बदल देते हैं। डन, ठीक। इस सवाल को हम बदल, अब इन्होंने कहा यहाँ पे कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, मैं यहाँ पे रख करके लिखता हूँ वर्टिकल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज √3 टाइम्स ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो फॉर्मूला तो बदलेगा, tan थीटा इज इक्वल टू BV अपॉन BH। अब क्या बोला कि वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो 3 गुना है हॉरिजॉन्टल के, तो वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो √3 टाइम्स ज्यादा है, या 1/√3 टाइम्स भी लिख सकते हो, 1/√3 टाइम्स लिखेंगे, ये करके देखो वही आंसर आएगा, आंसर वही है। ये 1/√3 टाइम्स है किसके, BH के, BH बस यहाँ डाल दो, tan थीटा इज इक्वल टू BV है 1/√3 टाइम BH के, और नीचे BH, तो BH बीच में क्या, tan√3 कितना होता है, फिर भी π/6, और π/6 तो सवाल तो हो गया, लेकिन हमें ये पता चले अच्छा इस पे सवाल पूछ रहे, ये उनको पसंद है, तो ये सवाल हम करेंगे। तो आपको एक दिया था, आपने उसी को बदल के और एक बार कर दिया, तो आपका टेंशन खत्म होगा। ये आने से खुश नहीं होना, ये आने से खुश नहीं होना, ये आने से हमें ये सोचना है कि अच्छा इस टाइप का सवाल आया ना, तो फिर मैं वैल्यू बदल दूं, और वैल्यू बदल के आप ये करो। नेक्स्ट आते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डेमोंस्ट्रेट दैट अर्थ हैज अ मैग्नेटिक फील्ड। ऑप्शन है, इसमें से कौन सी चीज है जो बता रही है कि हाँ अर्थ को मैग्नेटिक फील्ड है। उसके लिए हमें कुछ चीजों को देखना पड़ेगा, अगर इसको नहीं क्लिक हुआ तो दूसरे भी ऑप्शन पे सकते हो। अर्थ इज, ये ऑप्शन इज करेक्ट, अर्थ इज, बताऊंगा, अर्थ इज सराउंडेड बाय आयनोस्फीयर। ऐसा थोड़ी कि हर प्लैनेट को अपना वातावरण भी हो, आयनोस्फीयर भी हो, ठीक है, अर्थ को है, अलग अलग लेयर्स में उसके स्फीयर है, तो ये थोड़ी प्रूव करता है कि उसको ग्रेविटेशनल फील्ड होगा। जो आयनोस्फीयर है वो कुछ ना कुछ मटेरियल से बना है, जैसे हमारे ऊपर जाओगे आप स्पेस में, तो आपको ये मिलेगा अपने सर के ऊपर हवा है, और हवा का जो प्रेशर वगैरह है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, इंटेंसिटी और उसकी डेंसिटी वगैरह कम होती जा रही है। इसका मतलब ये थोड़ी उसको ग्रेविटेशनल या गुरुत्वाकर्षण, उसका कोई मतलब। अर्थ इज अ प्लैनेट रोटेटिंग अबाउट द नॉर्थ एंड साउथ एक्सिस। उससे क्या प्रूव होता है कि नॉर्थ पोल है, वो पूछ रहा है उसका क्या प्रूफ है, तो ये बोल रहा है नहीं नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। चलो फर्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं, इंटेंसिटी ऑफ कॉस्मिक रेज इज मोर एट द पोल्स। ये मतलब है जब आप पोल्स के पास जाओगे, तो नॉर्थ पोल के और साउथ पोल के पास आपको जो स्पेस से सूरज मान लो सन, यहाँ से जो कॉस्मिक रे आती है, इसकी इंटेंसिटी क्या है, ज्यादा, क्योंकि ये फ्लक्स यहाँ से निकलती है, और ये भी जो है इसमें से जुड़ जाती है, कुछ यहाँ पे जुड़ती है और कुछ यही से बाहर निकल जाती है, मतलब हमारे अर्थ को प्रोटेक्शन मिलता है, ठीक है, और जो सेंटर से आई वो यही से वापस अंदर से अर्थ के निकल के फिर चली गई। आर यू अंडरस्टैंड? तो ये रेज डायरेक्टली ह्यूमन बॉडी पे या हमारे पूरा सिविलाइजेशन पे कोई इफेक्ट नहीं करता, ये बाहर से बाहर क्या करती है, चली जाती है। आई बात समझ में? अगर आप पोल्स पे जाओ, नॉर्थ पोल है साउथ पोल पे, तो वहां पे आपको जो रेज है, जिसको हम क्या कहते हैं मराठी में हिंदी में अतिनील किरण, जो काफी हाई इंटेंसिटी की जो रेज होती है वो काफी ज्यादा मिलेगी। वहां पे जो क्लाउड्स वगैरह के कलर्स भी आपको अलग अलग मिलेंगे। तो पोल्स पे याद रखना चार्ज का जो क्लाउड होता है ना वो काफी ज्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि उनको इजीली जाने के लिए बाईपास मिलता है, और बाकी के हमारे मैग्नेटिक फील्ड के कारण बाहर के बाहर निकल के ही चलेगा। तो ये रीजन है
इंटेंसिटी ऑफ कॉस्मिक रेज मोर एट द पोल्स दैन इक्वेटर। तो ये इसका प्रूफ है। अगर सबके पास सेम होता, इक्वेटर के पास भी अगर उन कॉस्मिक रेज की क्लाउड ज्यादा होती, तो हम ये बोल ही नहीं पाते कि हमारे अर्थ में दो दो मैग्नेट है। अगर दो दो मैग्नेट होता तो उसका इफेक्ट अलग होता। हमारे अर्थ में केवल एक नॉर्थ पोल है और केवल एक साउथ पोल है, इसके कारण वो एक ही जगह पे क्राउडेड होते हैं और फिर वापस निकल जाए। ठीक है, ताकि हमारे अर्थ प्रोटेक्टेड रहे। तो ये थोड़ा लर्निंग वाला पार्ट था, तो मैं उसको कर लेंगे। नेक्स्ट, अ टाइम पीरियड ऑफ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट इज टी। एक फ्रीली सस्पेंड मैग्नेट का टाइम पीरियड क्या था? टी। तो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट हमने बता, ये फ्रीली सस्पेंड मैग्नेट है और इसका टाइम पीरियड कितना है? टी है। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है? 2/1/I/mv। if it is broken along length into two equal parts, तो इसको अपने लेंथ के ही सापेक्ष में या उसके ही एक्सिस में अगर हम दो हिस्सों में तोड़ दें। अब ऐसे मैग्नेट को अगर हम दो हिस्सों में तोड़ेंगे, कैसी कंडीशन बनेगी इसकी? इसकी एम की जो वैल्यू है, ये कंप्लीट एम था ना इधर, तो इसकी एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आधी m/2, और नीचे वाला क्या हो जाएगा? m/2, क्योंकि m/2 और m/2 क्या आता है? 2m आता है। ठीक है, लेकिन लंबाई कितनी घटी इसकी? अगर सेंटर से तोड़ते तो आधी आधी होती, अगर ऐसी ही मैं कट करूं तो लंबाई अभी भी कितनी रहेगी? लंबाई कितनी बनी रहेगी? अभी भी। ठीक है, तो इसका पहले का जो फॉर्मूला था टाइम का ये था। अब अगर हम मैग्नेट को सेंटर से काटे, अगर हम यहाँ एलोंग बोले या आप इसको एक्सियल भी बोल सकते, एलोंग एक्सिस भी बोल सकते, ऐसा भी आ सकता है, एलोंग एक्सिस। तो ऐसे काटने के बाद उसकी लंबाई नहीं बदली, लेकिन उसका पोल बदल गया, है ना? ठीक, तो नया वैल्यू क्या आएगा वो देखते हैं। तो T इज इक्वल टू, फॉर्मूला तो वही रहेगा, 2π√I/m, ये वाला फॉर्मूला। तो I की क्या हालत होगी यहाँ पे? इनर्शिया जो है, इनर्शिया का फॉर्मूला आता है 1/12 ml²। तो ठीक है, नया वाले में डालते हैं, एक नया इसके लिए बनेगा, I डैश डालते हैं। I डैश इज इक्वल टू 1/12 मास, सॉरी आई एम सॉरी, उसका m मास कितना हो जाएगा जब उसको आधा काटा जाएगा? आधा हो जाएगा m/, अगर आप मैग्नेट के आधे ही पीस को लोगे तो मास कितना बनेगा? m/2। और लेंथ भी कितनी रही आपकी? लेंथ में तो कुछ चेंज भी नहीं हुआ, तो क्या रही है? l²। आधा काटने से मास आधा आधा बटा, लेकिन लंबाई अभी भी उतनी। तो आई डैश क्या बनेगा? ये बन जाएगा आपका m/12, ये m, और इधर है l²। और ये जो नीचे वाला टूल है उसको क्या करते हैं? 1/2 नीचे रखते हैं। तो व्हाट इज दिस 1/12 ml²? दैट इज r, जो नया वाला आई डैश इज इक्वल टू नया i डिवाइडेड बाय, तो इसका इनर्शिया आधा घट जाएगा। ठीक, वो वैल्यू यहाँ पर आते हैं, इज इक्वल टू 2π। आई की वैल्यू क्या है? आई डैश की वैल्यू क्या है? I/m के साथ क्या आदत होगी? m क्या है? मैग्नेटिक डायपोल। तो अगर आप आधा काटोगे, पूरा तो m था, आधा काटने के बाद m/2, यहाँ पे भी आ गया m/2, और ये भी, तो उसमें कोई फर्क पड़ेगा। ठीक है, आई बात समझ? तो मेरे ख्याल से 2 2 कैंसिल हो गए, तो टाइम इज इक्वल टू 2πI/m p। ये आ गया ऐसे। अब ये तो t के बराबर आया। सो दिस इज ऑल अलोंग द एक्सिस। एक्सिस अलोंग का मतलब क्या लेंगे हम यहाँ पे? अलोंग है मतलब वायर मैग्नेट के हम उसको एक्सिस से काट रहे हैं, जैसे कि पैरेलल। ठीक है, अब इसी सवाल को हम अलग तरीके से बदल के देखते हैं। हम परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ बार मैग्नेट काटते हैं, तब देखते हैं कि ये प्रॉब्लम क्या बनेगी। ठीक है, अब समझो कि यहाँ पे हमने थोड़ा वर्डिंग में चेंज करना है। अलोंग एक्सिस बोलने की बजाय हम क्या बोलेंगे? यहाँ पे हम लिखेंगे परपेंडिकुलर, यहाँ पे लिखेंगे हम परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ बार मैग्नेट। परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ बार मैग्नेट कहाँ पे लिखेंगे हम? यहाँ पे। उस मैग्नेट को कैसा तोड़ा गया? जहां मैग्नेट था उसके परपेंडिकुलरली उसको तोड़ दिया गया। जहां मैग्नेट है उसके परपेंडिकुलरली, मतलब ये एक्सिस है, अगर हम यहाँ लिखे उसको, तो दिस इज बार मैग्नेट, दिस इज एक्सिस ऑफ मैग्नेट, और उसके कैसे तोड़ेंगे हम? परपेंडिकुलर, यहाँ से। तब ये प्रॉब्लम का आंसर क्या आएगा? तो दोनों केस का हमें आंसर आना चाहिए। तो चलो, अगर मैं इसको ऐसा काटता, तो जब काटने से पहले इसको सस्पेंड किया गया था, क्योंकि वो फ्रीली सस्पेंड था, तो उसका वैल्यू क्या आएगा?
T is equal to 2 by under root I upon MB. ठीक है, तो जब ये फ्रीली सस्पेंड कर रहा था, आफ्टर दैट वी कट मैग्नेट इनटू टू पीसेस, और मैग्नेट ब्रोकन डाउन इनटू टू पीसेस फ्रॉम perpendicular to its axis. Now this is the small piece we suspended at the same way. ठीक है, तो बताओ इसमें क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे. अब इसमें चेंज मिलेगा 2 पाई T is equal to 2 पाई अंडर रूट I अपॉन MB. ठीक है, तो T is equal to I में क्या वैल्यू है, नया एक वैल्यू लेते हैं, I डैश is equal to क्या होगा, I डैश का इसके लिए हमारा फॉर्मूला है क्या, मैग्नेट का, मैग्नेट का इनर्शिया का फॉर्मूला है 1/12 ml. तो 1/12 मास में क्या चाहिए, अगर दो टुकड़े कर दिए जाए तो मास में क्या बदलेगा, आधा मास हो जाएगा. तो यहाँ लिखेंगे मास कितना हो गया आपका, आधा. ठीक है, लेंथ कितनी होगी हमारी, आधी, क्योंकि मैग्नेट का अगर दो टुकड़े कर दिए जाए एंड दिस इज लेट्स से बिग लेंथ, सो व्हेन वी कट डाउन इट, तो यहाँ पे कितना बनेगा L/2, तो L/2 का स्क्वायर, तो ये कितना बन गया 1/12, ये m अपॉन 2 और ये होगा L स्क्वायर अपॉन 4. तो ये लिखना I डैश 1/12 I डैश इज इक्वल टू 1/12, ये m और l स्क्वायर लिख दिया, m और l स्क्वायर, और नीचे 2 और 4 थे उसको कितना कर दिया 1/8. तो ये क्या है, ये तो ओरिजिनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया है. तो नया जो इनर्शिया बनेगा मैग्नेट को काटने के बाद, वो छोटे मैग्नेट का, वो बनेगा I अपॉन 8. तो ये इनर्शिया उठा के यहाँ डाल दिया, T इज इक्वल टू 2 बाय, T इज इक्वल टू 2 बाय, इनर्शिया क्या बना I अपॉन 8. इसके बारे में बात करेंगे, m पे क्या असर होगा, यहाँ काटने के बाद m की वैल्यू में कोई चेंज आएगा, मेरे ख्याल से m क्या हो जाएगा, आधा, m कितना हो जाएगा, आधा, m/b पे क्या असर होगा, कुछ नहीं. चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, ये हो गया भाई 4, ये कितना हो गया 4, वैल्यू कैसे करेंगे 2 बाय अंडर रूट, ये 4 को हम बाहर निकाल ले, 4 को अगर बाहर निकाल लिया तो ये कितना बनेगा, तो 1/2 आएगा ना. T इज इक्वल टू 1/2, ये ऑलरेडी 2 का है, इधर आ गया नीचे 2, और ये ऊपर चला जाएगा I अपॉन MB. ठीक है, तो यहाँ कुछ नहीं बचा, केवल क्या बचा हमारा पाई बचा, और ये नया वाला T, इसको T डैश नाम दे दे, तो T इज इक्वल टू, नहीं काटते नहीं क्योंकि हमें कंपैरिजन करने के लिए लगेगा, नहीं काटते उसको छोड़ दो. ठीक है, उसको एज इट इज लिख लेते हैं, कोई काटने की जरूरत नहीं. T इज इक्वल टू 2 पाई, और यहाँ नीचे कितना लिखते, केवल 2 जो बाहर आया, अंदर क्या बचा है I अपॉन, व्हाट इज 2 पाई I अपॉन MB, ओरिजिनल. तो नया T डैश इज इक्वल टू ओरिजिनल T, ये तो बराबर है 2 पाई I अपॉन MB, 2 पाई अपॉन MB किसकी वैल्यू, T की, और जो नया T डैश निकाल रहे हैं मैग्नेट काटने के बाद, तो ये हो गई T की वैल्यू डिवाइडेड बाय, ये आंसर. तो मैग्नेट को एक्सिस से काटोगे तो कितना टाइम पीरियड हो जाएगा, पहले के आधा, अगर उसको दो हिस्सों में तोड़ दो तो पहले टाइम के आधा. अगर मैग्नेट को अलोंग द एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ मैग्नेट काटोगे, सॉरी गलत बोल दिया, अभी परपेंडिकुलर टू एक्सिस काटा तो कितना आ गया T/2. अगर अलोंग द एक्सिस मतलब मैग्नेट के सेंटर से एक्सिस से काटोगे तो आंसर क्या आएगा अपना T. तो ये दो केसेस हमें इसमें समझ के रख लीजिए. ठीक है, छापो. प्रॉब्लम नंबर 20, नेक्स्ट प्रॉब्लम करेंगे. द मैग्नेट मेक एन एंगल 40 ऑसिलेशन पर मिनट. तो 40 ऑसिलेशन पर मिनट मतलब क्या लेंगे हम कि 40 ऑसिलेशन हो रहे हैं, 1 2 3 ऐसे कितने ऑसिलेशन चल रहे हैं अप टू 40, और इसके समय उसके लिए कितना टाइम जा रहा है उसका 1 मिनट मतलब 60. तो ये हो गया आपका 1/टाइम का फॉर्मूला, और 1/टाइम क्या है आपका फ्रीक्वेंसी. लेकिन हमें फ्रीक्वेंसी से अभी कोई लेना देना नहीं, केवल टाइम से लेते. तो यहाँ से ये चला गया, ये बज गया 2, ये बज गया 2, तो टाइम आ गया आपका E/2. दिस इज योर, ठीक है. हैविंग मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी H, तो मैं H लिख लूँ या BH लिख लूँ, उसकी वैल्यू कितनी 1.0.1 10⁻⁵. तो जब टाइम ऐसा था तो BH की वैल्यू ये थी. एट अनदर प्लेस, दूसरे प्लेस पे इट टाइम इट टेक्स 2.5 सेकंड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन. तो टाइम कितना लगता है 2.5 सेकंड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन.
द वैल्यू ऑफ अर्थ हॉरिजॉन्टल फील्ड एट दैट प्लेस। क्या फॉर्मूला है हमारे पास जहां टाइम और हॉरिजॉन्टल फील्ड के रिलेशन है, 2 पाई इक्वल टू आई अपॉन एम वी हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट। क्या इससे मैं ये लिख सकता हूँ कि टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन अंडर रूट हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड। मतलब अगर मैं इसको 1 नाम दूं तो इसको 1 नाम दूं, अगर दूसरा आ जाए T2 के लिए निकालना पड़े तो 1 अपॉन अंडर रूट BH2 हो गया। दोनों का रेशियो लिया जाएगा T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू क्या आएगा, अंडर रूट BH2 अपॉन BH। तो इसमें वैल्यू डालते हैं तो T1 क्या है, T1 है आपका 3/2। जब टाइम 3/2 था, ठीक है, तब उसकी वैल्यू कितनी थी, 0. देखो T1 और BH1 तो उसकी वैल्यू कितनी थी, 0.1 इंटू 10⁻⁵। ठीक, जब समय 2.5 था, 2.5, तो बताओ उस समय BH2 की वैल्यू कितनी रहेगी। अब बस इसको मैथमेटिकली सॉल्व करो, इसको सॉल्व करके ये ऊपर आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करो, अगर स्क्वायर कर लिया तो भी चलेगा दोनों साइड का। अगर हम इसको हटा दें तो ये कितना आ जाएगा, इसका स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा 2। आई बात समझ में, सॉरी गलत कर दिया, 9 इसका स्क्वायर आ जाएगा 4, इसका आ जाएगा 6.25 इज इक्वल टू, ये अंडर रूट से निकल जाएगा BH2 और ये आ जाएगा 0.1 है ना, मैं डायरेक्ट 1 लिख देता हूँ यहाँ, कितना लिख देता हूँ 1। सो 1 इंटू 10⁻⁶। आई बात समझ, ये ऊपर चला जाएगा डायरेक्टली। आई बात समझ, तो करो सॉल्व इसको, बस कैलकुलेशन बाकी आपका BH2। देखो कौन सा ऑप्शन सही आता है, सी ऑप्शन को टिक करें। मैथमेटिकल कैलकुलेशन आगे का पार्ट लीजिए। याद रखना है कि रिलेशन क्या है, तो टाइम का रिलेशन जो है मैग्नेटिक फील्ड के साथ वो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो पहले केस में उन्होंने बता दिया, दूसरी केस में केवल टाइम दिया और उस टाइम का और इनके रिलेशन से हमने कंपैरिजन कर दिया और हमारे पास BH2 की वैल्यू आ गई 0.36। करके देखना आप लोग 0.36, ये आंसर आपका आना चाहिए। तो ये एक प्रॉब्लम है। डन, बड़े आगे, समझ रहा है सबको। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। Two similar magnet of magnetic moment M1 and M2 are taken and vibrating vibration magnetometer। दो मैग्नेट को हमने लिया है और उसको कार वाइब्रेट करवा रहे हैं वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर में। वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर एक बॉक्स होता है जिसमें मैग्नेट को हॉरिजॉन्टल अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर एक्सपेरिमेंट करवाया जाता है और टाइम निकाला जाता है। With their like pole together unlike pole together, if the ratio of their time period is 1/2, then the ratio of M1 and M2 वो कितना होगा वो हमें बताओ। तो हमें इस प्रॉब्लम को, एक्चुअली एक प्रॉब्लम नहीं, ये दो प्रॉब्लम और दो प्रॉब्लम को मिलकर शायद सॉल्व करना पड़ेगा। पहला वो कह रहा है कि दो सिमिलर मैग्नेट है और उनकी मैग्नेटिक मोमेंट M1 और M2 है। तो दो मैग्नेट ले लेते हैं, ये एक मैग्नेट है जैसे कि नॉर्थ पोल साउथ पोल और ये एक साइड में मैग्नेट रख देते हैं नॉर्थ पोल साउथ पोल। इसका मैग्नेटिक मोमेंट M1 और इसका है M2। ये दो मैग्नेट, इन दोनों को उठाया और मशीन में रख दिया। कौन से मशीन में, वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर। ठीक है, विद देयर लाइक पोल टुगेदर। तो पहली केस में कैसे रखेंगे, दोनों लाइक पोल को साथ में, ये दोनों मैग्नेट को एक साथ रख दिया और क्या बोला है, लाइक पोल टुगेदर। तो ये नॉर्थ पोल है तो ये भी नॉर्थ पोल, साउथ पोल है तो साउथ। और दूसरी बार क्या बोला, अनलाइक पोल टुगेदर। तो यहाँ दूसरी भी डायग्राम एट ए टाइम बना लेते, नॉर्थ साउथ, तो यहाँ लिखेंगे साउथ। इसकी मैग्नेटिक मोमेंट क्या है M1, इसकी मैग्नेटिक मोमेंट क्या है M2। ये भी M1 ये भी M2। तो अगर लाइक पोल सेम रहे तो एडिशन हो जाती है M1 प्लस, और अपोजिट हो तो M1 माइनस M2। ये भी हमें पता। तो रेशियो ढूंढना है M1 और M2 का, तो हमें टाइम के बारे में डिस्कस करना पड़ेगा। टाइम का क्या फॉर्मूला है, इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट I M H हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। इससे क्या रिलेशन समझ रहा है आपको, टाइम का रिलेशन किससे, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू M के साथ। क्या मैं शॉर्टकट में ऐसा लिखूं, डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू M, बराबर है। तो मैं पहला जो एक्सपेरिमेंट है उसका नाम 1 देता हूँ, दूसरे एक्सपेरिमेंट को 2 देता हूँ। 1 एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, हमने दोनों मैग्नेट को साथ में रखा, दोनों के पोल साथ में रखे तो पोल की जो स्ट्रेंथ है या मैग्नेटिक जो डायपोल है उनका एडिशन होगा, इधर भी इधर कैंसिलेशन होगा। तो ये रिलेशन मुझे अच्छा लगा, तो T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या इक्वल भी लिख सकते हैं डायरेक्टली, 1 अपॉन अंडर रूट
दोनों की सेम डायरेक्शन में नॉर्थ पोल है तो m1 प्लस m2, बराबर। इसमें अपोजिट पोल है तो अपोजिट पोल में क्या लेंगे, यहाँ T1 नाम दिया, इधर नाम देते हैं T2, उसमें क्या आएगा 1/m1 माइनस m2, क्लियर। तो अगर सेम साइड में तो दोनों के पोल को ऐड करो और अगर अपोजिट साइड में तो कैंसिल करो। और फाइनली रेशियो किसका पूछा है, m1 m2 का, लेकिन हमारे पास वैल्यू किसकी है, द टाइम पीरियड ऑफ, इफ द रेशियो ऑफ टाइम पीरियड इज 1/2, टाइम पीरियड का रेशियो, तो भाई इनका रेशियो लाने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा, इनका रेशियो लाने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूँ T1 को T2 से डिवाइड कर देता हूँ, तो ये T1 इज इक्वल टू 1/√m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाय T2 √m1 माइनस m2। क्या मैं इसी इक्वेशन से डायरेक्ट शॉर्टकट में लिख दूं, T1/T2 इज इक्वल टू m1 माइनस m2, क्योंकि डायरेक्टली ऊपर शिफ्ट हो जाएगा अपॉन m1 प्लस m2। और T1 T2 का वैल्यू क्या है 1/2, T1 T2 क्या है हमारा टाइम का रेशियो 1/2, तो यहाँ लिख दो 1/2 इज इक्वल टू √m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2। अब यहाँ स्क्वायर रूट में इसकी वैल्यू निकाल देते हैं तो क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर, ये इतना छापो, ठीक है। ऊपर का पार्ट में मिटा, ऊपर वाला पार्ट इसकी अब हमको जरूरत है। अगर मैं स्क्वायर कर दूं दोनों साइड में तो स्क्वायर करने के बाद क्या आएगा, इसका हो जाएगा 1/4 और ये क्या हो जाएगा m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m। इस टर्म को उधर भेज देता, इस टर्म को इधर शिफ्ट किया और इस टर्म को इधर शिफ्ट किया तो क्या बनेगा m1 प्लस m2 और ये 4 इधर चला गया 4m1 माइनस 4। एक काम करता हूँ ये 4m2 को इधर शिफ्ट करता हूँ और m को इधर लाता हूँ, तो ये m2 और इधर जाके 4m2, तो कितने m2 5m2, 5m2 इज इक्वल टू ये 4m1 और उधर से एक m1 इधर आया माइनस, तो कितने m1 3m1। तो हमें m1 और m2 का रेशियो पूछा है तो m1 m2 को इधर लाते हैं, सो ये आएगा m1 अपॉन m2, तो m2 इधर आया 3 को उधर भेजते 5 अपॉन, इसके साथ में सी के साथ जाना चाहिए छापो। सो दिस इज अगेन रियली आईएमपी प्रॉब्लम। हो सकता है कि एग्जाम में हमें नेक्स्ट टाइम m1 m2 की वैल्यू दे दी जाए और क्या पूछा जाए टाइम का रेशियो। इस प्रॉब्लम को एक्सट्रीमली आईएमपी लेवल पे लास्ट वाला प्रॉब्लम जहाँ के हम मैग्नेट के सेंटर से टुकड़े कर रहे हैं और एक्सिस पे काट रहे हैं वो एक प्रॉब्लम वेरी आईएमपी, और ये वाला m1 m2 के रेशियो या T1 T2 के रेशियो पे डिपेंड, ये एक बहुत आईएमपी, ठीक है। डन, जिनका हो जाए वो नेक्स्ट प्रॉब्लम लो, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर यूज फॉर, क्या यूज है टेंजेंट गैल्वेनोमीटर टू मेजर द करंट। टेंजेंट गैल्वेनोमीटर का मेजर यूज क्या टू मेजर द करंट, वो पता है ना, ऐसा एक पट्टी होता है बीच में वो डायल होता है ना, उसका यूज हम करते हैं जिससे हम उसका के फैक्टर वगैरह, ठीक है, तो इसके बारे में बात करेंगे। डन, तो टेंजेंट गैल्वेनोमीटर यूज टू मेजर द करंट। यहाँ से एक तो आराम से हमें आंसर आ भी जाएगा, कैसा आंसर है अगर हमें ये भी ना समझे, पोटेंशियल डिफरेंस जो मेजर करते हैं उस मशीन को क्या बोलते हैं वोल्ट मीटर। पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेगा वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर हो गया। रेजिस्टेंस को मेजर करेगा मल्टीमीटर, एक मशीन होता है उस पर रेजिस्टेंस का मोड होता है, उसको मेजर करने के लिए हमें ये तो नहीं लगेगा, ठीक है, तो रेजिस्टेंस मेजर। चार्ज, चार्ज तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट, और चार्ज जब एक्यूमुलेट होते हैं तो वो भी इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होते हैं, क्या होते हैं पोटेंशियल, या हम उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, या उसको बोलते हैं हम उसका वैल्यू इन टर्म्स ऑफ निकाल सकते हैं कैपेसिटर, अगर दोनों साइड में रहा तो ऑब्वियसली क्या बचा करंट। आप बोलो करंट तो एमीटर यूज कर रहा है, तो टेंजेंट गैल्वेनोमीटर भी करंट निकालने के लिए यूज किया, सो करंट को आईएमपी करो। अब पहले वाले ने 5/3 आंसर लिख दिया, आई बात समझ में, वेरी सिंपल। पूरे फॉर्मूले की सारी वैल्यू नहीं लेना है, हमें केवल रिलेशन देखना है एम के साथ। सेम डायरेक्शन में नॉर्थ नॉर्थ पोल रहे तो क्या करो ऐड, अपोजिट रहे तो क्या करो माइनस, उसकी वैल्यू डाल दो, उसकी वैल्यू के डालने के बाद हमें कुछ मिला था हमने उसका स्क्वायर कर दिया तो ये 1/2 का 1/4 बन गया, इधर का इधर और इधर का इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, फाइनल जो आंसर आएगा उसमें m1 m2 का रेशियो आना और आंसर आ गया। m2 अपॉन m1 का मतलब, क्योंकि एक ऑप्शन ऐसा भी होगा 3/5 हमें लगे आ गया, ऐसा है अच्छे से देखना m1 अपॉन m2 ही आना चाहिए, पूछा ऐसा है द रेशियो ऑफ m1 अपॉन m2, ठीक। नेक्स्ट
अच्छा ये हो गया। नेक्स्ट ठीक है, ये वाले फैक्टर के बारे में हम बात करेंगे। टू टेंजेंट गैल्वेमीटर ए एंड बी connected in series to a DC source have their number of turn in the ratio of 1:3, ये एक वाला part, and diameter in the ratio of 1:2 of their points, which is correct for reduction factor and deflection of both galvanometer। तो ये भी एक IMP सवाल है और पूछा गया। सवाल लिखो। टू टेंजेंट गैल्वेनोमीटर है तो हम उसको ऐसे लिख देते हैं, गैल्वेनोमीटर ए की साइड, गैल्वेनोमीटर बी की। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में एक लाइन लिखना है आपको, I is directly proportional to R upon N। I is directly proportional to R upon, इसमें भी लिखेंगे I is directly proportional to R upon। जो टेंजेंट गैल्वेनोमीटर थे उसकी थ्योरी से ये पार्ट आ रहा है, उसमें हम के फैक्टर या रिडक्शन फैक्टर भी निकालते हैं। जो करंट टेंजेंट गैल्वेनोमीटर से ये होगा वो किसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेडियस के साथ, और किसके साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, नंबर ऑफ टर्न के साथ। तो अगर ये ए है तो मैं इसके नाम भी क्या कर देता हूँ सबके ए, और ये बी है तो इसके भी नाम कर देता हूँ बी बी। ठीक है, कनेक्टेड इन द रेशियो, द सोर्स हैव देयर नंबर ऑफ टर्न इन द रेशियो ऑफ 1:3। उनके रेशियो कैसे है, 1:3 है। तो अगर मैं इनका रेशियो ले लूं आई ए अपॉन आई बी, आई अपॉन तो कैसा रेशियो आएगा, आर ए अपॉन एन ए, आर ए अपॉन एन ए। ठीक है, अपॉन मतलब उल्टा हो जाएगा, एन बी अपॉन आर ए, सॉरी एन बी अपॉन आर बी, समझ लो डायरेक्टली रेशियो ले लिया, ए अपॉन बी, तो बी को नीचे करने से मैंने क्या कर दिया, पहले ही शिफ्ट कर दिया ऊपर ताकि हमारा टाइम पास हो जाए। तो आई ए अपॉन आई बी इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन बी की क्या वैल्यू, क्या टर्न के रेशियो के, नंबर ऑफ टर्न्स के रेशियो 1:3। तो यहाँ बी ए अपॉन एन है तो मैं लिख देता हूँ 3:1। कोई दिक्कत है इसमें, 3:1 ये समझ गया। आप आई ए को लिखते फिर आई बी को लिखते फिर इसको शिफ्ट करवाते, उससे अच्छा डायरेक्टली शिफ्ट कर दिया आर ए, क्योंकि आर ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर ए और आई बी का आई बी के साथ, और एन इनवर्सली है तो जहां आई ए होगा उसका एन ए कहाँ होगा, नीचे, और जहां आई बी होगा उसका एन कहाँ होगा। व्हाट इज आर, रेडियस, और व्हाट इज एन, नंबर ऑफ टर्न्स इन टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, को यूज किया। ठीक है, उसके बाद बात आती है एन एन बी की वैल्यू मैंने डाल दी, एन ए अपॉन एन बी, क्या रेशियो बोला उन्हें, नंबर ऑफ टर्न्स के रेशियो 1:3। तो एन बी अपॉन एन ए क्या आएगा, 3:1। अब वो बोल रहा है कि रेडियस का रेशियो आर ए अपॉन आर, द डायमीटर इन द रेशियो ऑफ 1:2। तो डायमीटर लो या रेडियस लो, रेशियो क्या आएगा, सेम ही आएगा। डायमीटर में खाली आपको क्या करना है, मल्टीप्लाइड बाय 2 करना पड़ेगा, सॉरी डायमीटर में डिवाइड करना पड़ेगा, 2 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये रेशियो तो आएगा 1/2। तो आई ए अपॉन आई ए अपॉन आई बी इज इक्वल टू क्या, 3/2। सही बात है, अगर 3/2 आ रहा है तो इसका मतलब कितना आएगा, 1.5। अगर 1.5 आया तो इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, आई ए इज इक्वल टू 1.5 आई बी। इसका मतलब मेरी जो के की वैल्यू है वो बड़ी होनी चाहिए, तो के की वैल्यू यहाँ बड़ी वाले दो ऑप्शन है, के की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बड़ी। तो के की वैल्यू जहाँ छोटी है वो छोड़ दो, तो ये दो ऑप्शन में से हमारा कुछ ना कुछ आंसर आएगा। इसका मतलब के ए इज ग्रेटर देन के बी, क्योंकि के कितना है, के कौन सा है हमारा, रिडक्शन फैक्टर का औसत, वो कितना है, वो बड़ा है, कितने गुना, 1.5 गुना बड़ा, किससे, के डी से। तो मैं लिख सकता हूँ के इज ग्रेटर देन के बी। तो ये भी एक ऑप्शन है हमारे पास, सी या ए भी ऑप्शन है, ये था। ठीक है, उसके बाद हम दूसरा फैक्टर देखेंगे कि एंगल कौन सा बड़ा, आई इज इक्वल टू 2BR अपॉन म्यू नॉट एन tan थीटा। ये रिलेशन, ये ऐसा मशीन है घड़ी की तरह, इसमें निडल क्या करती है, एंगल की बात। एक फैक्टर हमेशा यहाँ है जो हमें दिख नहीं रहा, यहाँ हमेशा एक फैक्टर काम करता है, वो है BH। एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ना, किसी भी नीडल को मूव करने के लिए एक कंपोनेंट हुआ है, अगर ये मैग्नेटिक है तो H तो उस पर काम करेगा ही करेगा। तो हमारे पास फॉर्मूला था क्या है, B इज इक्वल टू म्यू
एन आई अपॉन 2r लेते क्योंकि यहाँ पे आर आना चाहिए, तो आई को यहाँ रखो, बाकी की टर्म को यहाँ भेजो। ये डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, कर सकते हो अगर आपको लगे कि नहीं सर मेरा रट्टा बिट्टा नहीं मत मारो, तो आई को यहाँ रखने को बोला, आई इधर 2r दिख रहे तो b अपॉन 2r अपॉन क्या आया म्यू एन नीचे, ठीक है आपका फॉर्म। ये आपको डिवाइस देखना, अब ये डिवाइस क्यों नहीं बताया उस दिन वीडियो में, बस ठीक है अभी गैलो को हमने वाइब्रेशन देख लिया तो इसकी कोई जरूरत नहीं। ये स्केल की तरह होता है, ये डीसी करंट मेजर करता है, एसी और डीसी दो करंट होते हैं, एसी कहाँ है ये बोर्ड में फैन भी चल रहा है, डीसी मतलब आपकी मोबाइल की बैटरी में, तो बैटरी डीसी करंट देती है, उसका लाइफ कम होता है, वो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करती है, वैल्यू हाई होती है, एसी की वैल्यू फ्लक्चुएट होती है लेकिन वो लॉन्ग डिस्टेंस, ये थ्योरी है ऑलरेडी। ठीक है, ये सब कुछ आया हमारा, तो ये फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी है। उन्होंने कहा कि ये जो वैल्यू है इस वैल्यू को हम क्या मानेंगे, के, क्या मान लेंगे डायरेक्टली के, सो करंट इज इक्वल टू के एंड, और इस के को ही नाम दे दिया रिडक्शन फैक्टर, क्या नाम दिया इधर रिडक्शन फैक्टर, ऐसा इनका थ्योरी। अब ये लोग जिस टॉपिक को बच्चे छोड़ देते काही नाही शेवटचं राहिलं नंतर थोड़ी, उसी पे सवाल पूछते हैं, तो ये सवाल उसी पे। और इसमें क्या नॉलेज है, tan की वैल्यू के बारे में, tan की सबसे छोटी वैल्यू कब आती है, tan की अगली वैल्यू देखो, और tan 90 पे जाओगे तो ये मेरे ख्याल से इन्फिनिटी बोलेगा 1.99 माइनस 1.99 मतलब इन्फिनिटी, गलत वैल्यू ना, ऐसी वैल्यू नहीं एग्जिस्ट। ये उसके बाद एक जगह पे 1/√3 आएगा और एक जगह पे √3 आएगा और एक 1 आएगा, 45 पे 1 आएगा, बराबर है, तो 45 पे 1, 30 पे 1/√3, 60 पे √3, तो ये वैल्यू भी हमारी लर्न चाहिए, इसमें कोई गलत हुआ तो थोड़ा वो देख लो चलेगा। ऐसा कुछ वो कह रहा है कि 2 गैल्वेनोमीटर लिया, एक और 2, ये भी है और वो सीरीज में कनेक्ट करना क्यों बताया हमारे, सीरीज में क्या सेव होता है करंट, वोल्टेज अलग, करंट क्या होता है सेम, तो अगर आप सीरीज में कनेक्ट करोगे तो करंट क्या होगा सेम, इसलिए इसका मतलब, और एक अगर मैं ऐसा ही वैल्यू लूं तो दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, दोनों को क्या कर सकते हैं इक्वेट, मतलब मैं आगे लिख सकता हूँ आई ए इज इक्वल टू आई बी, तो मैं आई ए का फॉर्मूला बनाऊंगा आई बी का बनाऊंगा और इक्वेट करूंगा, क्यों कनेक्टेड इन, इसलिए एक एक वर्ड उन्होंने बराबर सोच समझ के लाए। अब डायमीटर सेम है तो रेडियस क्या होगी, डायमीटर को आप जब डिवाइड करोगे तो भी इसकी भी 4 है डायमीटर, इसकी भी 4 है, तो उनके रेडियस क्या आएगी डिवाइडेड बाय 2 2, फिर भी क्या आ जाएंगे सेम। इसकी वजह से हमने जो रिलेशन निकाला तो वहां हमें ये पता चला कि के बी जो है, के ए जो है वो बड़ा है के बी से, व्हाट इज के ए के बी, के म्हणजे ही वैल्यू, कसली वैल्यू रिडक्शन फैक्टर, ये जो पूरी वैल्यू आई है ना हमारी यहाँ से हमने बनाई, ये हमारा फॉर्मूला था, क्योंकि भले ही ये कॉइल है और ये घूम रही है, तो ये जो घड़ी का काटा ये ऐसे ही नहीं घूम रहा है, इसके बैक एंड में मशीन में क्या लगी है बहुत सारी कॉइल्स, और ये कॉइल का इंडक्शन निकालने का फॉर्मूला जो हमने ऑलरेडी पीछे की चैप्टर, अरे बात, अब ये कहाँ से ढूंढा, हमारे पास 1:3 का रेशियो था, अगर यहाँ से आपको लगे कि सर ये कैसे रिलेशन आ रहा है, तो ये देखो यहाँ पे हमारे पास के का फॉर्मूला है और किसका रेशियो ले रहे हैं हम टर्न्स का रेशियो, तो टर्न्स में और आई में क्या रिलेशन है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इससे हमने क्या लिया था I1 इज इक्वल टू 1/n और ये I2 इज इक्वल टू 1/, अगर ये नहीं आया तो डायरेक्ट लिख लो 1/r इज इक्वल टू r, ताकि हमारा दोनों का रेशियो है आएगा, क्लियर हुआ, ठीक। प्रॉब्लम नंबर 24, प्रॉब्लम नंबर 24, वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर में मैग्नेट को रखा गया और वो कह रहे हैं कि टाइम पीरियड इज फ्रीली सस्पेंडेड बाय मैग्नेट कैन बी रिड्यूस बाय, फ्रीली सस्पेंडेड बाय मैग्नेट का कहां पे है वो वाइब्रेशन वाले मैग्नेटोमीटर में, तो उसका टाइम पीरियड जो है ना मानो उसको 10 सेकंड लगते हैं, ऐसे मानते हैं झूठ वैल्यू, तो उसको रिड्यूस करने का है घटाने का, तो ये बताओ कि टाइम का रिलेशन कैसे निकाला जाएगा, तो एक ही तो फॉर्मूला है हमारे पास, इक्वल टू 2 बाय आई एम कैपिटल एम और बी एच या बी, तो 2 पाई तो कांस्टेंट है, इनर्शिया तो वही मास वगैरह उन चीजों पे डिपेंड है, तो रिलेशन क्या समझना है टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √b के साथ मैग्नेटिक फील्ड, और वो भी कौन सा कंपोनेंट होरिजॉन्टल, अगर मुझे टाइम को घटाना है तो BH को बढ़ाना पड़ेगा, मुझे टाइम को अगर घटाना है तो BH की वैल्यू क्या होगी बढ़नी चाहिए,
तो अगर ये BH बढ़ना चाहिए तो हमें फिर से वो फ्रेम को याद मैग्नेटिक मेरिडियन MM, ये उसका BH और ये क्या है ED। तो मैं एंगल को घटाऊं या एंगल को बढ़ाऊं या एंगल को कम करूं? कम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप सक्सेसफुली एंगल को कम रखने में, अभी ये पीछे वाला है जो है, ये कौन सा मेरिडियन है हमारे लिए? ज्योग्राफिक मेरिडियन, ज्योग्राफिक मेरिडियन। इनके बीच में का एंगल हम अल्फा लेते हैं, उधर का पीछे का एंगल हम लेते पीछे का ब्लू लाइन वाला लेते हैं थीटा फाई डैश, और ये येलो वाला एंगल लेते हैं थीटा, इससे हम tan थीटा निकालते BV अपॉन। तो अगर मुझे EH और BB और ये एंगल अगर मैं 0 रखता हूं, मतलब इस हॉरिजॉन्टल लाइन को अगर मैं BH पे लाता हूं, तो BH की वैल्यू क्या होगी? मैक्स। अगर BL का मैं एंगल बढ़ा दूं तो वैल्यू क्या हो जाएगी? कम। तो BL के एंगल में अगर वहां उसी लाइन पे रख देता हूं तो BH की वैल्यू मैक्स होगी, और BH मैक्स होते टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? 0। और ये BH मैक्स का है। अगर मैं इसी चीज को अब यहाँ सर्कल मार के अर्थ जोड़ देता हूँ तो ये कौन सी लाइन है? इक्वेटर। ये कहाँ है? इक्वेटर। तो हमें क्या लाना पड़ेगा? मूविंग। अगर हम इक्वेटर के पास जाए और वहां एक्सपेरिमेंट करें तो टाइम पीरियड जो है मैग्नेट का वो क्या हो जाएगा? काफी घट जाएगा। और पोल के पास जाए तो काफी बढ़ जाए। सही बात समझ में? तो ये एक वाला सवाल, ठीक है, वेरी इजी है, इसको हम कर सकते। नेक्स्ट वाला है a magnetic moment of two identical paramagnet are M and M2। दो बार मैग्नेट है, टू बार मैग्नेट है, और उनका कहना है कि एक का मैग्नेटिक मोमेंट 2 है और एक का क्या है? 2m। तो बना देते हैं उनको। तो ये एक मैग्नेट जिसकी वैल्यू है m और एक जो है उसकी वैल्यू है 2m, ठीक है। बोथ आर कनेक्टेड सच ए वे दैट आइदर सिमिलर पोल आर टुगेदर, द टाइम पीरियड इन दिस सिचुएशन इज t1। उनका कहना है कि हमने दोनों को ऐसा रखा कि दोनों को पोल क्या हो जाए? एक बार सेम हो जाए। तो ये केस 1 बन गई। उसमें उसका जो टाइम पीरियड आता है ना उसका नाम है t1। और जब सेम रखेंगे तो क्या फॉर्मूला होगा? 2 पाई अपॉन सेम साइड में क्या करूं? m1 प्लस same pole. The time period of this situation, if the polarity of one magnet is reverse, और दूसरी बार हमने क्या किया? पोल को रिवर्स कर दिया। तो इधर नॉर्थ, इधर साउथ और इधर नॉर्थ। Then the period become t2। तो उसका पीरियड कितना है? t2 है, by अंडर रूट I m1 माइनस m2। देन ये बताओ t2 बड़ा या t1 बड़ा? ऐसा पूछा है कि कौन सा टाइम बड़ा आएगा? एक बार हम सेम साइड में मैग्नेट रखते हैं तो ये टाइम है, और एक बार उल्टा मैग्नेट रखते हैं तो ये टाइम है। बताओ तो किसका टाइम ज्यादा आएगा? लेकिन एक बात अच्छी है, हमें मैग्नेट की वैल्यू भी देखते हैं, तो एडिशन करवाओ। t1 इज इक्वल टू 2 पाई I तो है ही, और m1 की क्या वैल्यू है? m, और m2 की क्या वैल्यू है? 2m। तो टोटल कितना हो गया? 3m। इधर t2 कर दो, 2 पाई अंडर रूट I। ये क्या बोल रहा है? m1 माइनस m2। तो भाई हम m से ये m माइनस कर देते तो 2m में से चलो एक m गया तो m ही मान लेते, डायरेक्शन छोड़ दो। तो बताओ किस टाइम ज्यादा होगा? इस पूरी वैल्यू को 3m से डिवाइड किया। जब डिवाइड में बड़ी वैल्यू होती है और एक बार डिवाइड में छोटी वैल्यू होती है, डिवीजन में जब बड़ी वैल्यू होगी तो आंसर क्या आएगा? छोटा। कोई भी मैथमेटिकल वैल्यू में जब हम बड़ी वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या हो जाता है? छोटा। जैसे कि 100 डिवाइडेड बाय 100, बड़े से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा छोटा। 100 डिवाइडेड बाय 1, छोटी वैल्यू से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा? तो बड़ी वैल्यू कौन सी होती है? तो आंसर क्या आएगा इसका? छोटा। और यहाँ छोटी वैल्यू तो इसका आंसर क्या आएगा? बढ़ेगा। तो भाई t2 बड़ा आएगा t1 से। ऑप्शन बी के साथ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक रोकते हैं।